हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है ना वो साइंस से रिलेटेड रहेगी, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की तो वीडियो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, आपने भी ये देखा होगा, अगर जो मैंने आपको पीडीएफ का लिंक दिया था इस पेपर का, है ना, तो उसमें जो आंसर किए हैं वो इंग्लिश मीडियम है। तो मैंने आपके लिए सारे के सारे आंसर, ठीक है, सारे के सारे आंसर हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं। तो होप आप मेरी इस मेहनत को समझेंगे और आप खूब पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और मुझे रिटर्न में अच्छे नंबर ला के दिखाएंगे। ठीक है, ये मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। तो देखिए, मैं और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, आपका सपोर्ट रहा तो आप पूरी तरह से मुझे कंट्रीब्यूट कीजिए अपना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर है, टर्म सेकंड का। ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन तो दे रखे हैं। ठीक है, आंसर जो है वो जो डीओ ने इशू किया अभी उसमें इंग्लिश में है, हिंदी में हो सकता है बाद में है, तो मैंने आपके लिए हिंदी में कर दिए हैं। आप इससे आइडिया लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें कि किस में से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको समझाता भी रहूँगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ कि सेक्शन जो ए है ना उसमें 7 क्वेश्चन है, वो 2 मार्क्स का ईच है, यानी कि आपको 14 मार्क्स का है सेक्शन ए। 1 मार्क्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं, आप देख लें। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का ईच है। और सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चन है जो केस बेस्ड होंगे। ठीक है, ये आप हिंदी में आराम से देखें, हिंदी में ही वीडियो बना रहा हूँ मैंने, बस ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए मैंने इंग्लिश में पढ़ दिए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब पहला क्वेश्चन है, एक लड़का सर्दी जुकाम से ग्रस्त है, यह किस प्रकार का रोग है, तीव्र या दीर्घकालिक? तो ठीक है, तो इसका आंसर है तीव्र। ठीक है, देखिए आप इतना मुझे कंट्रीब्यूट करते हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ आपके लिए। तो इसलिए देखो, आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन और फिर आंसर मैंने यहीं पर करे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आप समझते भी जाना और अच्छे से आइडिया भी लेना कि पेपर कैसा आ सकता है। मैंने आपको अभी जो ऑफिशियल जो था ना वो दिखा दिया, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर है उसका भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सुनिए ना, पीडीएफ जो होता है, ठीक है, डीओ की साइट का। तो अब सुनिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें यह था कि ये किस प्रकार का रोग है, तीव्र या दीर्घकालिक? तो ये है तीव्र रोग। कौन सा? सर्दी जुकाम का, जो तेज़ी से फैलते हैं लेकिन थोड़े समय के लिए होते हैं, उसे तीव्रकालिक रोग कहते हैं। ये कह रहे 2 दीर्घकालिक रोगों के नाम बताइए। तो ये लिखिए, मधुमेह, क्षय रोग। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए चैप्टर नंबर 13 से है। ठीक है, मैं ये भी बताता रहूँगा आपको। ओके, तो ये कह रहे पृथ्वी ग्रह पर उसके ध्रुवों और विषुवत वृत्त पर जी का मान किस प्रकार प्रभावित होता है? ठीक है, देखिए, पृथ्वी गोला नहीं है, यह एक दीर्घवृत्त है। ठीक है, और जी का मान ध्रुवों पर तुलनात्मक रूप से अधिक और पृथ्वी के ग्रह के भूमध्य रेखा पर कम होता है, ये याद रखना। ठीक है, और लाइक सारे कर देना वीडियो को। ठीक है, और उससे मुझे पता भी लग जाएगा आप कितना सपोर्ट करते हैं। अब आपका है थर्ड क्वेश्चन, यदि आपका भार पृथ्वी की सतह पर 66 न्यूटन है, मतलब आपका भार, यानी कि इंग्लिश में याद रख लो, भार जो है ना, भार वो वेट होता है, WEIGST। ठीक है, वेट इंग्लिश में भी जरूर याद रखो। अगर आपका चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो ये चैप्टर नंबर 10 है। मैंने चैप्टर 10 की एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लेना। ठीक है, ठीक है, और अगर मान लो मैंने हो सकता है अगर ना डाली हो तो आप कमेंट कर देना, वैसे मैं जरूर डाल दूंगा उसे डिस्क्रिप्शन पर। तो देखिए, पृथ्वी पर अगर आपका 66 न्यूटन है ना, तो चंद्रमा पर आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 11 आ गया, 11 न्यूटन। ठीक है, गणना आवश्यक है, आपको ये नहीं लिखना, आपको मतलब ये ना बिल्कुल जो मार्किंग स्कीम है ना उसको ही ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, तो आपके लिए स्पेशली किया गया डियर स्टूडेंट्स। तो गणना आपका आवश्यक मतलब आपको सोल्व करके दिखाना है। जैसे आप 66 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आपका आ गया 11 न्यूटन। 1 मार्क्स का है। ठीक है, 2 है ना इसमें, 1-1 मार्क्स के हैं, तो ये आपका आंसर। ये ऐसे करके दिखा देना, ब्रैकेट में ना
66 अपॉन में 6 लिख देना, ठीक है, तब भी बहुत है, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब सुनो, ये कह रहा है चंद्रमा की सतह पर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। देखो द्रव्यमान को याद रख लो इंग्लिश में मास। तो मास जो होता है ना वो चेंज नहीं होता, जो आपकी बॉडी में जितना कंटेन करता है ना वही आपका मास है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से थोड़ा सा कह रहा हूँ कि ये चैप्टर 10 है, तो मैंने आधा जो टॉपिक है ना, क्योंकि पहली बार तो आधा चैप्टर आ रहा है, तो जो आधा चैप्टर है उसमें उसका आधा मैंने करवा दिया है, तो वो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आपको इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो द्रव्यमान जो होता है वो कभी बढ़ता घटता नहीं है, जितना आपके अंदर है उतना ही है। तो चंद्रमा पर जो है ना आपका द्रव्यमान ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब समान रहेगा, ठीक है, यानी कि स्थिर रहेगा। स्थिर मतलब जितना उतना रहेगा, ओके। अब ये कह रहे हैं एक गेंद आपको दोनों में से एक करने हैं, या तो ये दोनों करने हैं या ये दोनों करने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते एक ये कर दिया एक ये कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये कह रहे एक गेंद एक इमारत की छत से स्वतंत्र रूप से गिरती है। ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ से एक गेंद नीचे गिर रही है, ठीक है, और ज़मीन पर 2 सेकंड में गिरती है। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में गिरती है। तो ये कह रहा है कि ज़मीन से टकराने पर इसकी गति क्या है, तो हमें इसका v निकालना है। देखो वैसे तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट किया हुआ है। मैं आपको इसे समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो आप ये दो चीज़ें याद रख लो, एक तो 2 सेकंड हमें दे रखा है, दूसरा जी का मान यहाँ पे हमें बोला गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं ना, ठीक है, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो u 0 होता है और v कुछ होगा, और हमें v निकालना है। u क्या है? u है प्रारंभिक वेग और v क्या है? अंतिम वेग, ठीक है। मतलब जो शुरू में जो उसकी स्पीड होगी ना वो u है, और जो लास्ट में हो जाएगी ना वो उसका v कहलाता है, सिंबल है ये, ठीक है। इससे u को बोलेंगे प्रारंभिक वेग, v को बोलेंगे अंतिम वेग, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन होगा तो आपको पहले लिख लेना है, आपके g की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, v इजिकल टू यू प्लस 80 होता है ना, तो हम a की जगह g लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो धरती अपने खींचती है ना उसका g होता है ये, तो a की जगह g लिखना है। आपने जब टर्म फर्स्ट में देखा होगा ना, यहाँ पे a था ना, v इजिकल टू यू प्लस 80, तो इस a की जगह ही हम g लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये, मतलब त्वरण जो है ना वो गुरुत्वीय बल की वजह से है, तो इसे g लिखा जाता है। अब आप बताइए v कितना है? हमें नहीं पता। u कितना है? 0 दे रखा है, ये देखो 0 दे रखा है, ठीक है। और g कितना है? 10 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो v कितना आ गया आपका? तो ये आपका 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको आंसर? अब आप आंसर देख लो, आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ रहा है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो आपको जैसे बताया वैसे उसे कर देना, ओके। अब हमसे इसमें सेकंड पार्ट में बोला गया इस इमारत की ऊंचाई कितनी है। देखो ऊंचाई के लिए ना, ऊंचाई के लिए आपको ये याद रखना है कि जो हम एस है ना, एस जो दूरी का फॉर्मूला होता है उसी को ऊंचाई लेंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक होता है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या आपने ऐसे पढ़ा होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू में 2as, ये पढ़ा है ना आपने, ठीक है। एक और फॉर्मूला भी होता है एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 का स्क्वायर, पढ़ा है ना आपने। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम ये लगा लेते हैं, ओके। अब सुनो, v इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह g लिख देंगे हम, ठीक है। क्यों लिखा? मैंने बताया था ना कि जो त्वरण है वो गुरुत्वीय बल है, इसलिए। तो हमारा v कितना निकला? अभी 20 निकला है, 20 का स्क्वायर हो गया। u कितना हमारा? 0 है। 2g कितना हमारा? 10 है। s कितना है हमारा? पता नहीं है। तो 20 की 20 में मल्टीप्लाई करोगे 400 हो जाएगा, 20 की पावर 2 है ना, तो 10 दूनी कितना हो गया? 20 हो गया। तो 400 को 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा?
मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 0 से 0 कट गई, ठीक है, 2 2 जा 4, 20 आ गया, ठीक है, 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो देखो इन्होंने दूसरे तरीके से करा है, हमने दूसरे तरीके से करा है, बात एक ही है। जो मैंने समझाया वो वाला तरीका आसान है, ठीक है। और आप इस वाले फॉर्मूले को भी लगा लोगे तो भी आपको गलत नहीं है। इन्होंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, ठीक है। तो u कितना है 0, तो टाइम कितना 2 दे रखा था, 1/2, a कितना है 10, t कितना है 2 की पावर 2, इनके 2 है तो 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये 2 से 1 2 कट गया, ये पूरा 0 बन गया, और 10 to 20 तो दोनों ही आसान है। 20 आ रहा है ना, इसमें भी 20 आ रहा है ना, देखो 20 आ रहा है। तो आपको जो भी आसान लगे आप कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एक आवश्यक शर्त है। मतलब अगर आप खुद को अपने आप को साफ नहीं रखते, ब्रश नहीं करते हो, ठीक है, ऐसे वगैरह वगैरह, तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कम से कम 2 और शर्तें बताइए। तो आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए, मतलब धन, घर में धन आता रहे, जैसे कि खाने पीने की, बीमार हो जाते इसका इलाज होने की, हर प्रकार की चीज़ों, है ना। सार्वजनिक स्वच्छता, मतलब समाज में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे आसपास सफाई हो, है ना, इस तरीके से। कोई भी आप लिख सकते हैं, इसके आपको नंबर जरूर मिलेंगे। यहाँ पर मार्क की स्कीम में यही बोला गया है कि आपने सही लिखना है। लेकिन एक चिकित्सक रोगग्रस्त व्यक्ति में रोग की पहचान कैसे करता है, मतलब जो डॉक्टर होता है ना, किसी को बीमारी है तो कैसे पता लगता है, उसके लक्षण देखता है ना। तो लक्षणों को देखकर, चिन्हों को देखकर, ठीक है, फिर उसका निदान करता है, उसका इलाज करता है। इसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेन आपको आंसर बता दिया गया, ओके। आप अच्छे से एक्सप्लेन करना, बना बना के इसे लिख देना। अब ये कह रहे 2 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। अच्छा, आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने ये तो पता नहीं कौन से चैप्टर से है ना। एक बार मैं बता दूं, ये जो है ना आपका चैप्टर नंबर 10 से ही है, और ये आपका चैप्टर 13 से ही है। देखिए अब हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए, इन कणों पर उपस्थित आवेश भी लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर नंबर आपके 4 से है। और अपरमाणु जो होते हैं ना कण, वो 3 होते हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। इससे बोला आवेश बताइए, तो प्रोटॉन का आवेश क्या होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है माइनस, इसका क्या होता है नो, इसका कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये भी आपके चैप्टर नंबर 4 से है। तो ये कह रहा है कि फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 19 है, ठीक है, इसकी परमाणु संख्या 9 है। इस तत्व का प्रतीक लिखिए। तो प्रतीक क्या है इसका, F सिंबल है ना। चैप्टर नंबर 4 में आप देखेंगे टेबल बनी हुई है आपकी, मैंने पोस्ट पर भी लगाई थी एक बार, ठीक है। ये कह रहा है परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो जितने परमाणु संख्या होती है ना उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं यार, हम लोग जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही परमाणु संख्या होती है, और उतने ही हमारे जो है प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन अलग होते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ना आप द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दो तो आपको न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से 19 में से 9 चले गए 10। अब जैसे कोई बच्चे सिर्फ आंसर लिखते तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ लिखा होता कुछ एक्सप्लेन करो इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप लिख देना ना एक आधी लाइन क्या कि न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है, समझ में आ गया ना कैसे। सिंबल क्या है F, इलेक्ट्रॉन कितने 9 और न्यूट्रॉन कितने 10। कैसे निकाला न्यूट्रॉन, 19 में से 9 गए 10 बचे, ठीक है। अब ये कह रहे 2 तत्वों को X और Y द्वारा दर्शाया गया है। ये कह रहे 2 तत्व हैं, एक X है दूसरा Y है, और जिनकी परमाणु संख्या 6 और 17 है। तो इन दोनों तत्वों की संयोजकता क्या होगी, हमसे इनकी वैलेंसी पूछ रहा है। तो देखो आपको जब इसकी संयोजकता निकालनी है ना, अगर आपको इसकी संयोजकता निकालनी है, देखिए संयोजकता निकालने के लिए ना आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है ना, और एक 17 लिखा हुआ है।
तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, एल, एम और एन ये आना चाहिए। अब जो 6 है ना, उसमें पहले वाले में 2 भरते हैं और एल में कितने भरेंगे, 4, ठीक है। और जो 17 लिखा है ना 17, तो पहले वाले में 2 हो गए, ठीक है, दूसरे वाले में कितने हो गए 8 और तीसरे वाले में कितने आ गए 7। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर हमने पूरे 17 क्यों नहीं लिख दिए। देखो जो के है ना, के, ये के, एल, एम, एन ये कक्ष होते हैं। क्या होते हैं, कक्ष होते हैं, ओके। और पहले वाले कक्ष में यानी कि के में केवल 2 ही लेते हैं और एल में 8 ही लेते हैं। एम में नेचुरली 8 भरेंगे, लेकिन भरने को 18 भर सकते हैं, लेकिन आपको 8 ही लेने हैं। सुन रहे मेरी बात। और अगर कुछ समझना है तो पीछे वीडियो को करके दोबारा सुन लेना, उससे क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं एक ही बार में कोशिश करूँगा समझ में आ जाए। अब इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी तो परमाणु संख्या होती है, तो परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो पहले वाले में 2 भर गए, तो कितने बचे, 4 बचे। और इसमें 17 है, तो पहले वाले में कितने भर गए, 2 भर गए, बचे कितने 15। दूसरे वाले में 8 भर गए, क्योंकि इसमें 8 ही भर सकते हैं। पहले वाले में 2 है, याद रखना, पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 8 है, ठीक है, 8 भर गए, 10 हो गए, बचे कितने 7, तो 7 इसमें आ गए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि संयोजकता क्या है। ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। संयोजकता जो भी लास्ट में आप देख रहे होंगे, जैसे इसका के एल, इसका लास्ट एल है, इसका लास्ट एम है, तो अगर यहाँ पर ये जो लास्ट में जो नंबर ये दिख रहा है ना आपको, अगर यहाँ पर 1 लिखा आ गया, 2 लिखा आ गया, 3 लिखा आ गया, 4 लिखा आ गया, तो वैलेंसी यही हो जाएगी। जैसे 4 लिखा तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। आप आंसर भी देख सकते हैं, 4 है ना। लेकिन अगर 4 से बड़ा आ गया, जैसे 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो आप क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे। तो 8 में 7 का कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, समझ आ गया। जो संयोजकता होती है ना, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब जोड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये 7 है ना, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका आंसर 1 है। अब एक तरफ 7 जने हैं और एक तरफ 1 है, तो 7 जने एक जने को खींचेंगे या एक जना 7 जने को खींचेगा, 7 जने 1 को खींच लेंगे ना, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है 1 होती है। समझ में आ गई। वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, आपको सीधा आंसर लिख देना है इसमें। अब आ जाओ सेक्शन बी पे। ये कह रहा है एक तीर को तने हुए धनुष से छोड़े जाने पर वह आगे की ओर बढ़ता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा के स्थानांतरण को समझाइए। ये कह रहा है कौन सी ऊर्जा किस में बदल गई। ये आपका चैप्टर 11 है, साइंस का चैप्टर है ना आपका 11, उससे लिया गया। और ये आपका चैप्टर जो है 4 से ही था, जब हमने एक तीर को तने हुए धनुष से छोड़े जाने पर वह आगे की ओर बढ़ता है ना, तो हमने अपनी पेशी ऊर्जा लगाई, ठीक है। फिर क्योंकि उसमें ऊंचाई आ रही है, ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा हो गई। उसके बाद वो नीचे की ओर जाएगा तो गतिज ऊर्जा हो गई। याद रख लो, अगर कोई चीज़ ऊपर की ओर जा रही है तो वो स्थितिज ऊर्जा है, अगर वो नीचे आने लग जाती है तो वो गतिज ऊर्जा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे बोल रहा है कि बी पार्ट है इसमें। देखिए जो मैंने भी आपको यहाँ इसका ए पार्ट करवाया ना, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखो, तो बी पार्ट में बोल रहा है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की अपने घर की छत पर चढ़ती है, ठीक है, और छत जमीन से 15 फुट ऊपर है, और छत पर पहुंचने पर लड़की द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा की मात्रा की गणना कीजिए। देखो मैं आपको बता दूं, जो स्थितिज ऊर्जा है ना, हम इसको सिंबल पी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। तो m कितना दे रखा है, 40 kg, ठीक है। और आपका ये जो g है कितना होता है, 10। मैंने बताया था g को हम 10 लेते हैं, 9.8 लेते हैं। और h कितना है, देखो जितनी वो ऊंचाई पर जाएगी वो उसकी h है। तो 15 फुट जा रही है, तो 1 फुट में 0.3 मीटर है, तो 15 फुट में कितने हुए, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 45 आ गया, तो 45। तो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना,
ठीक है। और ये अच्छा ये 4.5 हो गया ना, पॉइंट भी तो लगाना है, तो 4.5। तीनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। याद रख लो, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है। m मतलब होता है द्रव्यमान, g मतलब होता है गुरुत्वीय बल, मतलब जो 10 है, और h मतलब ऊंचाई। ठीक है, 15 फुट में दे रखी है तो हमें इसको पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 फुट में 0.3 है, 1 फुट में 0.3 है, तो 15 फुट में कितने होंगे, 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आराम से किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब और वाला मतलब अगर आप ऊपर वाले 2 क्वेश्चन नहीं करना चाहते, यहाँ पे लिखा नहीं है ना बी पार्ट, इसलिए मैंने आपको जो DOE की थी ना उसको दिखा दिया मैंने, ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना। देखिए अब मैं आपको जो 8वां क्वेश्चन है ना उसके अथवा वाला करवा रहा हूँ। और यहाँ लिखा है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक चलती बस के वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। मतलब आपको 36 किलोमीटर दे रखा है और फिर 72 है। ठीक है, वहाँ तक आपने बढ़ा दिया, तो आपको पता लगाना कितना कार्य है। तो देखो कार्य का फॉर्मूला आपने एक तो पढ़ा होगा, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य अगर आपको ये पता होगा कि जो आपकी गतिज ऊर्जा है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो भी कार्य के रूप में यूज़ की जाती है, तो उसका फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लो मेरी बात। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना आपको आता है, आता है। देखो 36 दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 लिख देंगे। और क्योंकि ये बटे में है, और बटे में तो इसलिए बटे में क्या आ जाएगा, 60 गुणा में 60 आ जाएगा। तो 2 जीरो कट गई, और 6 6 या 36, 6 6 36, 6 से कट गया तो 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए 36 का डबल 72 होता है, तो इस वाले का 10 निकला तो इस वाले का 20 नहीं निकलेगा। अब देखो इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से। 36 का 10 आ गया, 72 का 20 आ गया। अब देखो आपको पता लगाना है कि जब हम कार्य की बात करते हैं तो 3 फॉर्मूले हमारे सामने होने चाहिए। एक तो बल गुणा विस्थापन का, दूसरा गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, और अगर हमें ये दोनों दे रखे होते हैं, मतलब शुरू का मतलब u, बाद का मतलब v, बताया था ना मैंने, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, आरंभिक वेग, अंतिम वेग। तो जब ये दोनों दिया होता है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, 1/2 mv² - u²। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। आप ये शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, चैप्टर 11 में आप देखेंगे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसकी तरह करें, सबसे पहले इसको हमें मीटर पर सेकंड में तो बदलना ही पड़ेगा, बदल दिया। और हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए 1000 किलोग्राम दे रखा है ना, तो हमने क्या करा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल ली, मतलब 1/2 mv²। ये क्या है, फॉर्मूला लिखा है 1/2 mv²। तो हमने m की जगह क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया, और v की जगह क्या लिख दिया, 10 गुणा में 10। क्यों लिखा 2 बार, क्योंकि पावर 2 लगी हुई है। ठीक है, और आगे क्या लगा हुआ, 1/2, तो 1/2 लिख दिया, तो 2 से कट गया, 5 10, तो 50,000 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। ऐसे ही दूसरे वाले का निकाला, 20 था ना, 20, तो यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो 2 लाख, तो 2 लाख से 50,000 के कितना होता है, 1.5 लाख। ठीक है, ये तो इसमें मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब आप सुनो मेरी बात, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए 1/2 आप यहाँ पे लिख देंगे किया गया कार्य, क्या लिख देंगे, किया गया कार्य। 1/2 m बाहर आ गया। ठीक है, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 m कितना है आपका, 1000। ओके, v कितना है आपका, v आपका है 20। ठीक है, जो बाद वाला होता है 20, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। और u कितना है, 10, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया।
अब आप देखो ये हो गया 1000, 20 की 20 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400, 10 की 10 में करेंगे कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। और इसको काटो कितना आ गए 500, और 400 में 100 का कितने बचे 300, ठीक है। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया आपका, यहाँ स्पेस का मैं तो ऊपर लिख रहा हूँ, कितना आ गया 1.5 लाख आ गया। तो ये जो कार्य होता है इसकी ऐसी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो जूल आ गया ना 1.5 लाख। देखो इधर आ गया ना 1.5 लाख, आराम से कर लेना इसको। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, समझ में आ गई। तो अब देखो यहाँ पर भी 1.5 लाख आ रहा है, तो आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं, अलग अलग निकाल लो, पहले वाले का अलग बाद वाले का अलग निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद आप घटा दो, समझ में आ रहा है, पहले वाले का निकाल लिया, दूसरे वाले का निकाल लिया, फिर घटा दिया, 1.5 लाख ही आ रहा है, आपको जैसा ठीक लगे। अब देखिए ये आपके चैप्टर नंबर 10 से है, और यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की बात की जा रही है, और इसके समीकरण सहित आपको लिखना है, ठीक है। और इसके 2 महत्व भी आपको लिखने हैं, तो ये तो आप आराम से खुद पढ़ लें, ठीक है। और क्योंकि मैंने अभी हाल में ही इस पर वीडियो बनाई है, ठीक है। तो अगर आपको इस पर थोड़ा और जानना, तो चैप्टर 10 की बात कर रहा था ना, तो चैप्टर 10 की वीडियो देख लेना, उसमें आप अच्छे समझ जाएंगे। मतलब इसके फ़ायदे बता रखा है कि भाई इसी के फ़ायदे ये हैं कि जो सूर्य के चारों ग्रह हैं ना, ठीक है, जो चक्कर लगा रहे हैं वो इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगाते हैं, न्यूटन ने बताया। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सच में करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो जो बच्चे सिर्फ आंसर देख रहे हैं तो वो इसके लिए आंसर देख सकते हैं। और ये कुछ भी नहीं है नीचे, ये फॉर्मूला केवल इतना ही है, मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ ना, ये कुछ भी नहीं है नीचे, वो ना कटिंग क्रॉप किया था ना ये पूरा, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें शाइनिंग से आ गई है, ठीक है। काफ़ी टाइम लग गया मुझे इस वीडियो को बनाने में, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ भी नहीं है, मैं आप इसको मिटो देता हूँ, ठीक है, कई बच्चे जो है इसमें गड़बड़ ना कर दें। और आपको बता दूं, जहाँ आर दिख रहा है ना आपको आर, तो आप कहीं बार आपको जो है ना डी भी दिख सकता है, सुन रहे मेरी बात आपको। चलो ये हो गया होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं ना, और देखो जी और जी के बारे में बताया ना, जब संबंध की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आप इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन लिख लेना बुक से। बस मैंने यहाँ पे जी का जो अर्थ है, जी का अर्थ है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, और जी का अर्थ है त्वरण, ठीक है। आप क्या करेंगे, मेरी बात सुन लो, बड़े जी की वैल्यू बता देना, छोटे जी की वैल्यू बता देना, और एक बात और बता देना कि जैसे बड़ा जी जो है वो स्थिर होता है, जबकि छोटा जी जो होता है वो शून्य हो सकता है, बदल सकता है। जैसे चांद पर जो है वो धरती के मुकाबले 1/6 हो जाता है ना। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, सबसे पहले जब हमने शुरू में क्वेश्चन करा था 66 वाला, कि अगर धरती पर कोई व्यक्ति 66 न्यूटन का है, ठीक है, तो चंद्रमा पर कितना रहेगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 11 न्यूटन का आएगा, है ना। तो आप इतना लिख सकते हैं। बाकी और जो बच्चे देखो कमेंट जरूर किया करो आप, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके चलो 10th क्वेश्चन में ये आपका चैप्टर नंबर जो है ना, ये आपका 3 है, और बहुत ही ईजी है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का आपको रासायनिक सूत्र लिखना है। तो इसका AlOH3 ये नीचे की तरफ है, ठीक है। ये जब कंप्यूटराइज किया जाता है ना तो पूरी तरह से उसमें जो है ना ले नहीं पा रहा था, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है ये, और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड का आंसर लिखा है ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, यहाँ बता दूँ सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला है, ठीक है। चैप्टर आपका 3 से है, फॉर्मूले ना रासायनिक सूत्र, आपको ये बनाने आते हैं ना बच्चों, कि कैसे बनाते हैं फॉर्मूले, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो देखो,
आपको ये पता होना चाहिए। आप ना चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल देखेंगे जिसमें ना संयोजकता क्या लिखा हुआ है, मतलब 1 लिख के सारी संयोजकता लिखी हुई है, 2 लिख के संयोजकता लिखी हुई है, फिर 3 लिख के लिखी हुई है। ठीक है, बुक में आप देखेंगे ना चैप्टर 3 में, तो एल्यूमिनियम का सिंबल भी दे रखा है उसमें Al, और वो लिखा होगा तीसरे नंबर पे, मतलब तीसरे वैलेंसी वाले में। OH है ना हाइड्रोक्साइड, इसका वैलेंसी है 1, संयोजकता 1 है, मतलब लिखी हुई है इसमें, आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो Al हो गया और OH। जब 2 जने इकट्ठे होते तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। OH ये जो 3 है ना यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना था बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ एक बार, है ना, जिससे आपको पता लगे कि कौन सी टेबल पढ़नी है आपको। देख लो ये नोनी नोनी टेबल है ना, इस टेबल को अच्छे से कर लो आप। ठीक है, ये देखो ये पूरे के पूरे जो है ना, इनकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, ये इंग्लिश में है, आपको हिंदी में ज़रा अपनी बुक से देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये 2 और ये 3। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम लिखा है ना यहाँ पर, और देखिए इसके बी पार्ट में ना इसने ये सिंबल लिख दिया, इसने इसका नाम पूछ लिया। तो आपको सबके नेम अच्छे से आने चाहिए। इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और देखो उल्टा आ जाता है, ये लिखाएगा तो ये लिखना होगा, ये लिखाएगा तो ये लिखना होगा। ठीक है, देखिए एक मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपको ये दिया होगा तो आप ये कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो पहले तो आपको सिंबल पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का होता है Al, ऑक्सीजन का तो O। ठीक है, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Al, ये 2 यहाँ आ गया और ये 3 यहाँ आ गया। देखो यही आ रहा ना, और ये कहाँ से बताया मैंने, अभी आपको दिखाता हूँ। देख लो एल्यूमिनियम ये रहा, ओके, और ऑक्साइड जो आपका ये रहा, है या नहीं है। तो ये सारे के सारे 1 वाले हैं, ये सारे के सारे 2 वाले। एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, एक और चीज़ बताता हूँ। देखो आप सोच रहे होगे कि MgO है तो दोनों की संयोजकता 1-1 होगी। देखो देखो अभी देखो बताता हूँ। मान लो ये लिखा आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप Mg लिखो, O लिखो। ठीक है, Mg जो होता है वो 12 नंबर पे होता है, अगर आपको चौथे चैप्टर के हिसाब से पता है। नहीं तो अभी आपको जो टेबल दिखाई तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो दूसरे नंबर पे है, और जो ऑक्साइड है वो भी दूसरे पे। तो 2 से 2 कट गया। अगर कटे तो काटते, जैसे अगर मान लो 4 है या 2 है तो 2 दूनी 4, ऐसे काटना भी पड़ता है। अब कट गया तो अब यहाँ क्या बचा, 1-1 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो MgO आ गया। समझ में आ गई, समझ में आ गई, OMg आ गई ना। ओके, ये देखो ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्साइड हो गया, दोनों 2 पे है ना, तो 2 से 2 कटेगा भी। ओके चलो, अब देखिए आपका है ये 11 प्रश्न। ये कह रहा है C6H12O6, ये ग्लूकोज है ना, उसका ये फॉर्मूला है, और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, जब सूर्य का प्रकाश जो है पौधों पर पड़ता है तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना। तो ये कह रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये कह रहा है इसका आणविक द्रव्यमान निकालिए। ठीक है, तो मैं आपको इसका आणविक समझाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे देगी कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये हिंट भी दे देंगे। सुन रहे हैं मेरी बात, देखो कैसे। ये जो C है ना, C 12 है, तो देखो हमने 12 लिखा, C कितना हमारा 12, नीचे 6 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऐसे लिखना है आपको, ऊपर समझा रहा हूँ। ठीक है, H कितना है आपका 1, ये देखो H 1 है, मल्टीप्लाई में क्या नीचे जो होगा मल्टीप्लाई करना है 12। O कितना है 16, नीचे का ले रखा है 6। अब बोर्ड मास का रूल पता है, पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर इन सबको ऐड कर देना है। तो अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, आप ऐड करोगे तो आप कर लोगे 12 × 72 होता है, 12 कम 12 होता है, और 16 कितना होता है 96 होता है ना। तो इनको ऐड कर लो, आपका 180 आ गया। समझ में आ रहा है। देखो ये पेपर अच्छे से कर लेना, क्योंकि टर्म फर्स्ट में मैंने आपको अच्छे से करवाया था। देखो उसी के जैसे पेपर आए थे ना, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में से बहुत कुछ आने वाला है। और अगर मान लो ये सेम नहीं आया तो इसके जैसे तो आएंगे। ठीक है, और आपकी काफ़ी टेंशन दूर हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए बहुत नई और वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है,
और आप चाहें तो सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, ज़रूरी मतलब अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे सुनो। देखिए 12 ग्राम जो कार्बन की जो 12 है ना, उसमें कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए जो परमाणु कितने होंगे ये कार्बन के बेस पर ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको एवोगाड्रो वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, एवोगाड्रो वैल्यू होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ऊपर 23 आता है। ठीक है, तो ये आपको कार्बन के हिसाब से याद रखना है। ओके, और बाकी एक बात और बताऊं, मैं इसके ऊपर एक अलग से जो है ना वीडियो भी लेकर आऊँगा आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि छोटा एम क्या होता है, छोटा एम क्या होता है, बड़ा एम क्या होता है। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। ये कह रहे धनायन और ऋणायन को परिभाषित कीजिए। और जब सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला जाता है तो यह सोडियम और क्लोराइड आयन बनाता है। इन आयनों को धनायन और ऋणायन आयनों में वर्गीकृत कीजिए। इन आयनों के संकेत भी लिखिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 से है। तो आयन आवेश कण होते हैं, कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह जो एक या अधिक धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेशों को वहन करता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है ये। ठीक है, आयन। तो धनात्मक आवेशित आयनों को धनायन कहते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं, और जो नकारात्मक होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ऋणायन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया होगा, रेक्टिफिकेशन, ऋणायन। ठीक है, तो ऋणायन पूरा लिख देता हूँ, ये आयन लिख दिया खाली, तो उनको बोलेंगे ऋणायन आयन। ठीक है, धनायन का एग्जाम्पल जैसे अभी ने बोला सोडियम और क्लोराइड को अलग करेंगे तो कौन सा होगा, तो सोडियम क्या होगा, धनायन होगा, और जो क्लोराइड है मतलब जो क्लोरीन है, तो इसमें ऊपर लगा रहा माइनस। ठीक है, ये क्या होगा, ऋणायन होगा। क्योंकि जब प्रिंट होता है ना पेज, तो इस तरीके से इसमें नीचे हो जाता है, तो उसके लिए फिर सॉफ्टवेयर बहुत डालने पड़ते, तो उसके लिए भी टाइम नहीं था, तो इसे मैंने कहा बच्चों को बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, इतना कोऑपरेट करना प्लीज़। ओके, अब 39 ये कह रहे हैं समस्थानिक किन्हें कहते हैं। मैं बता दूं चैप्टर नंबर 4 से है, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में इतनी बार रिपीट हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये कह रहे समस्थानिक किन्हें कहते हैं, दो समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो एक ही परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। मतलब देखो, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग होती है ना, उसी को समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से आइसोटोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोटोप। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। देखो जिस टेबल की बात मैं कर रहा था ना, ये चैप्टर नंबर 4 में वो टेबल है। ठीक है, आप अच्छे से इन्हें कर लो। याद रखना कि परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों बराबर होते हैं और न्यूट्रॉन अलग होते हैं। तो इन तीनों में से ये तीनों में से किसी एक को ना इससे जोड़ दोगे तो आपकी द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। ठीक है, द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। और जो मैं आपको इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिखा रहा था वो ये था, और संयोजकता मैंने आपको बता रही थी कैसे निकालनी है, जो पहले बताई थी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ इसके बारे में। आपको पहले समस्थानिक दिखा दूँ, ये रहा समस्थानिक। ठीक है, तो ये लिखा ना कि कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है प्रकृति में, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसी को समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, अच्छे से कर लो, इसलिए मैं आपको बुक से दिखा रहा हूँ। सुन रहे हो, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। और उदाहरण जरूर देना, उदाहरण ये है इसका, हाइड्रोजन में 3 होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ हो गया, ये उदाहरण हो गया। ऐसे एक और एग्जाम्पल ये था कार्बन का, ऐसे क्लोरीन का। ठीक है, और इसके अनुप्रयोग देख लो, ये इसके अनुप्रयोग है, ये अच्छे से कर लो। अनुप्रयोग ना अभी जो मैंने आपको आंसर दिखा रहा था उसमें नहीं थे ना, इसलिए मैंने आपको बुक खोल के जो है इसमें दिखा रहा हूँ आपको। ये अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग मतलब इसके एप्लीकेशन, इसके प्रयोग क्या है। जैसे यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है, और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है, और घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो कितने ज़्यादा यूज़ हैं इसके। देखो, एक समस्थानिक होता है ना, ऐसे एक संभारिक भी होता है, तो आप इसको भी कर लेना। ये इसका उल्टा होता है। देखो इसमें ना जो समस्थानिक है, क्योंकि देखो मेन उद्देश्य आपको पेपर की तैयारी करवाना है ना, तो इसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ।
देखिए जो समस्थानिक है इसमें क्या खास बात थी, इसमें परमाणु संख्या समान थी ना, तो परमाणु संख्या अलग अलग थी। ऐसे जो संभारिक है ना, संभारिक में उल्टा है, परमाणु संख्या जो होती है ना इसमें वो अलग अलग होती है और द्रव्यमान संख्या समान होती है। ये देखो याद रख लो, ये लिखा। और इसका एग्जाम्पल ये ऊपर दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल पहले दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल और इसके डेफिनेशन इसकी भी याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो अब, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। अभी कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एटम whose structure is shown in the given diagram, also write its electronic configuration। मतलब ये कह रहा है कि परमाणु संरचना में चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको इसका नाम बता रहा है। देखो पहले वाले में कितने भरे, मैंने आपको बताया था ना, पहले वाले में 2 भरते हैं, दूसरे वाले में 8, ठीक है, और तीसरे वाले में यहाँ 2 भरे हुए हैं, 2, यानी कि कितने हो गए, इसमें 12 हो गए। और 12वें नंबर पे कौन होता है, मैग्नीशियम। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये सारे के सारे हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। 12वें नंबर पे मैग्नीशियम ये रहा। अब मैं थोड़ा सा आपका टाइम और लूँगा। देखो मैं आपको बता दूँ ये संयोजकता निकालते कैसे हैं। देखो हाइड्रोजन पहले नंबर पे है ना, तो पहले वाले के में 1 आ गया। हीलियम जो 2 नंबर पे है तो इसमें 2 आ गया। लिथियम जो 3 नंबर पे तो इसमें 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। ये 4 नंबर पे तो 2 और 2 4 हो गए। देखो इस वाले में 2 से ज़्यादा नहीं लेना। आप ये सोच रहे हो कि 4 है तो ये 4 लिख दो, नहीं, पहले वाले में 2 ही लेना है, इसमें 8 इसमें 8 ऐसे लेने हैं, ठीक है। सुन रहे हैं। अब जैसे यहाँ का देखो नियोन का आपको पता है 10 नंबर पे होता है, ठीक है, 10 नंबर पे होता है। 2 हो गया और बचे कितने, 8, ठीक है। तो आप ये पूरा भर देंगे। अब आपको संयोजकता सिखा रहा हूँ मैं। देखो इस वाले में कितना है, 1, तो यहाँ 2 होते तो पूरा भरने के लिए 1 और चाहिए तो 1 आ गया। ये 2 है, 2 ही चाहिए होते तो पूरा भर गया, तो इसका मतलब वैलेंसी 0 आ गई। देखो इन दोनों को अलग से याद रख लो, इन दोनों को अलग से याद रख लो कि पहले वाले की 1 है, ठीक है, और इसकी 0 है। क्यों, क्योंकि अलग से इसलिए क्योंकि इन सब में तो 8 के हिसाब से देखना है, इसमें आपको 2 के हिसाब से देखना है। इसलिए इसमें 1 है ना, 1 और चाहिए तो 1 हो गया। इसमें 2 है और 2 ही पूरे भरे हुए हैं तो 0 हो गया। और जिनकी संयोजकता 0 होती है ना, 0, उनको अक्रिय गैसें कहते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेगा अक्रिय गैसों के उदाहरण दीजिए, तो आप बता देना ये है, ठीक है। ये 3 है, हालांकि और भी हैं, आपके कोर्स में 3 है, ठीक है। अब देखो लिथियम है ना 3, 2 और 1। मैंने क्या कहा था कि अगर 1 लिखा आ रहा है तो संयोजकता 1 है, 2 लिखा आ रहा है तो 2 है। बाहर वाले को देखना, लास्ट वाले को। 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। जैसे ही 5 आ गया आप 8 में से घटा देंगे, 8 में से 5 के 3, मतलब यूँ याद रख लो कि वैलेंसी जो है 4 से ज़्यादा नहीं होगी, बस इसको छोड़ के फॉस्फोरस को, इसकी 3 और 5 है, ठीक है। समझ में आ गई आपको। अब जैसे यहाँ पर 8 है ना, 8 है तो कितनी हो गई, 0, क्योंकि 8 ही चाहिए होते, 8 में 8 के 0। और यहाँ पर 7 लिखा है, मतलब अगर 4 से बड़ा आएगा तो आप क्या करेंगे, आप 8 में से घटा देंगे, ठीक है। और देखो जिनमें 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है ना, जिनमें घटाना नहीं पड़ रहा, वो धातु होती हैं, ठीक है, धातु होती हैं। और जिनमें 4 से बड़ा आ जाता है, जिनमें घटाना पड़ता है, वो अधातु होती हैं। क्या होती है, अधातु। तो ये तो आप 10th क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए अब, तो आपको ये समझ में आ गया ये 2 8 2 कैसे हुआ। यहाँ पे फिगर दे रखी थी, इसको देख के बताना था। और आप बुक में देखेंगे ना, क्योंकि बच्चे ना पता क्या है, घबराते बहुत है। NCERT पहले अच्छे से कर लें तो बेनिफिट बहुत हो। ये देखो ये सारे बना रखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई एक दे देगा, आपसे पूछ लेगा उसका नाम बताइए, उसकी संयोजकता बताइए, तो आपको इसके गिनने में कितने डॉट है। जैसे सल्फर में कितने, 16, तो बस 16 पे चले जाओ, ठीक है, 16 पे चले जाओ सल्फर पे। अब इसके बारे में पूरी हिस्ट्री इसकी निकाल दो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। हाँ साइंस है, साइंस ही करेंगे। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन सी पर आ गए हैं। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन है, 14 और 15, और ये दोनों केस स्टडी है। तो मैं आपको इसे भी समझा देता हूँ कि राजू ने देखा कि
उसके घर में प्रतिदिन दिए गए समय के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। देखो उसके घर में ना 40 वोल्ट की 4 ट्यूबलाइट है जो 8 घंटे के लिए चलती हैं। 120 वोल्ट की एक टीवी है जो 6 घंटे के लिए चलता है। 1000 वोल्ट का पानी की मोटर है और वो 1 घंटे के लिए चलती है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ट्यूबलाइट को जलाने पर उसमें ऊर्जा स्थानांतरण को लिखिए, मतलब कौन सी ऊर्जा किस में बदली। जब ट्यूबलाइट को हम जलाएंगे तो देखो पहले उसमें करंट जाएगा फिर वो हमें प्रकाश देगी, तो हम लिखेंगे विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। क्या लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। से लिख देना, नहीं तो आप डैश बना दें, लेकिन से लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा संरक्षण के 2 सुझाव दीजिए। मतलब बिजली को आप बचाना चाहते हैं तो कोई से भी 2 उपाय बताइए। जब हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है तो उसे हमें जो है स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। और हमें जो है जैसे सर्दियों के अंदर ऊनी कपड़े जो है पहन लेने चाहिए, हीटर को कम से कम चलाना चाहिए, ठीक है। और जो है सूर्य के प्रकाश अगर आ रहा है तो उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप बना के कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, आपको फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि बिजली की खपत दर 3 रुपये प्रति यूनिट हो, मतलब 1 यूनिट के 3 रुपये लगते हैं, तो मार्च के महीने का उसके घर का बिजली का बिल कितना होगा। देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है ना, कितना अच्छा है ना कि भाई बिजली का बिल निकालो। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले याद रखना कि जो आपको ये शक्ति दे रखी है वो किलोवाट में हो। सुन रहे मेरी बात, किसमें हो, किलोवाट में। अब ये तो घंटे में है, अब इसको किलोवाट में कैसे बदलोगे। सिंपल सी बात है, 1000 से भाग कर दोगे, ठीक है। देखो 40 बट्टे में 1000 तो कितना आएगा। देखो 0 से 0 कट गई, इस 0 की जगह 4 आ गया, इस 0 की जगह 0 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया, तो ये आ गया 0.04 किलोवाट आ गया, ठीक है। ऐसे इसको निकालो, फिर इसको निकालो, ठीक है। और अब जैसे आपने तीनों को निकाल लिया तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 0.04 को कितनी ट्यूबलाइट है, 4 ट्यूबलाइट है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितने घंटे चल रहे, तो 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये पता लग जाएगा कि जो ट्यूबलाइट है ना वो कितनी यूनिट लेती है। देखो किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये जो वाट है, ये जो शक्ति है, ये किलोवाट में होनी चाहिए। सुन रहे हैं मेरी बात। और दूसरी बात, ये जो हमें टाइम दे रखा है ना, घंटे में होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये तो घंटे में है, लेकिन ये जो है ना किलोवाट में नहीं है, तो हम इसे किलोवाट में कैसे बदलेंगे। देखो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये आ जाएगा किलोवाट में और ये हो जाएंगे घंटे। तो किलोवाट और घंटे जब एक साथ हो जाते हैं ना तो बच्चों वो यूनिट बन जाती है। तो 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, ठीक है। ऐसे बिजली का बिल निकाल सकते हो। तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा कि आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करें, 1000 से डिवाइड कर दें इन दोनों की, क्योंकि यहाँ पर तो देखो 4 ट्यूबलाइट है ना, यहाँ पे 1 टीवी है, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही आता है। इसलिए 120 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से डिवाइड कर दें। 1000 वोट को 1 से मल्टीप्लाई करें और 1000 से डिवाइड कर दें, तो फिर जो आंसर आएगा वो यूनिट में आएगा। तो तीनों को जोड़ देंगे, हमारे पास टोटल यूनिट आएगी, फिर 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। देखिए 40 वोट की एक ट्यूबलाइट है ना, तो मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ ना, अब वैसे कर लेना। आप ये लिखना, ये प्रतिदिन ट्यूबलाइट द्वारा बिजली की खपत, ये लिख लेंगे। आप क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई में लिखेंगे। सुन रहे, देखो लाइन ये उतार लो, ये वाली, और इसके आगे क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यही आंसर आएगा सेम। सुन रहे ना मेरी बात। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, 4 ट्यूबलाइट है, कितनी ट्यूबलाइट है बच्चों,
4। और आपको पता है कि कितनी हमें दे रखे है, वो कितनी लेती है यूनिट, 40 लेती है। और मैंने क्या कहा था, आपको बटे में 1000 लिखना है। और कितने घंटे जो है वो चल रही है, 8 घंटे चल रही है। सुन रहे मेरी बात? तो देखो 1 से 1 0 कैंसिल हो गई। अब 8 चौक 32, 32 चौका कितना होता है, 128 होता है। या 4 तो 16, 16 8 128। तो इक्वल टू में कितना आ रहा है, 128 बटे में कितना, 100। तो इस जीरो की जगह 8 आ गया, इस जीरो की जगह 2 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया और ये वाला 1 आ गया। तो 1.280 तो आ रहा है। तो सबसे आसान तरीका यही होता है। जैसे अगर आपको अब टीवी की निकालनी है, तो टीवी की कैसे निकालेंगे, कितने टीवी हैं, एक टीवी है, कितने वोट का है, 120 वोट का है, कितने घंटे चलता है, 6 घंटे चलता है, बट्टे में 1000 लगा दो, यहाँ पर लिख देना। तो 0 से 0 कटी जाएगी। तो 12 से कितना होता है, 72, 72 बट्टे में 100। तो इस जीरो की जगह 2 आ गया, इस जीरो की जगह 7 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया। ठीक है। अब इन्होंने कैसे करा है, इन्होंने क्या करा है कि ये जो 40 वोट है इसको पहले किलोवाट में बदल दिया, 120 वोट को 120 किलोवाट में बदल दिया। मतलब इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है। सुन रहे, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी आप पंप का निकालिए, जो पानी जो पंप कर रही है ना मोटर। तो देखो 1000 है, एक ही है और 1 घंटा चलती है। और अपॉन में क्या है 1000, तो 1000 पूरा कट गया। तो 1 क्या आ गई, यूनिट आ गई। यूनिट लिखो या किलोवाट आवर। अब कुल कितने किलोवाट आवर हो गए, इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। अब हमें पूरे महीने का बोला था। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि जब सबको जोड़ के हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 रुपये है ना, तो आपका बिल आ जाएगा, वो 1 दिन का आएगा। लेकिन हमें पूरे महीने का निकालना है। बच्चे ये गलती कर देते हैं, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। सुन रहे मेरी बात? 3 यूनिट हो गई, तो पूरे महीने की कितनी हो गई, 31 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 93 हो गई। और 3 रुपये हैं, कितने, 3 रुपये हैं 1 यूनिट के। तो 93 को मल्टीप्लाई करा तो हमारा बिल कितना आ गया, 279 आ गया, बिजली का बिल। समझ में आ गई? आप ऐसे भी कर सकते, मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की। ठीक है, अब आगे सुनिए, इसके और में भी है। अगर उपरोक्त पानी की मोटर का पंप प्रति मिनट 10 मीटर की ऊंचाई तक कितना पानी पहुंचा सकता है। अब यहाँ पर आपको ना पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला लगाने के लिए बोल दिया। 10 मीटर की ऊंचाई तक कितना पानी पहुंच सकता है, 10 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, तो आप जो पावर है वो कितनी लोगे, वो आप लोगे 1000। देखो इसने बोला उपरोक्त क्वेश्चन में, ये देखो उपरोक्त में, यानी कि आपको उपरोक्त यानी कि आपको यही 1000 लेना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप जो है कितना पानी ऊपर, ये लिखा ना 10 मीटर की ऊंचाई तक कितना पानी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो आपको कितना पानी का मतलब क्या होता है, मास निकालना है आपको। और जब हाइट वाली बात आती है, जब ऊपर नीचे ले जाना होता है, तो मैंने आपको कहा था कि आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि mgh। ठीक है, अब आपको ये शक्ति दे रखी है, आपको शक्ति दे रखी है ना, पावर। तो पावर का फॉर्मूला एक और होता है ना, वर्क डन अपन में टाइम टेकन। और वर्क का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, mgh लगाएंगे अपन में टाइम टेकन। तो बस आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ये देखो यहाँ फॉर्मूला बना दिया ना उन्होंने, ये तो करा है। अब मैं आपको कर देता हूँ, ये देखो, देखो पावर कितनी दे रखी है आपको, 1000 वॉट दे रखी है, इजिकल टू वर्क डन m कितना आपको पता नहीं है, g कितना आपका 10 होता है, h कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 1 मिनट के हिसाब से। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, इन सबको उठा के उधर ले जाओ। ये 60 नहीं ऊपर चला गया, ये 10 10 2 बार नीचे चले गए।
ठीक है। तो देखो जब तो यहाँ कितना है 1060 ऊपर चला गया और 2 बार 10 नीचे आ गए, इक्वल टू में क्या है m, तो 2 जीरो कट गई तो हमारा कितना आ गया 600 आ गया, 600 kg आ गया। समझ में आ गई। और जब हम पावर का फॉर्मूला लगा रहे तो आपको याद रखना कि ये वॉट में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। हर चीज़ को याद रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यहाँ पे देखो इन्होंने लिख दिया कि आप सीधा m का फॉर्मूला याद रख लो, p को t से मल्टीप्लाई करके g और h को डिवाइड कर दो, ऐसे कर लो, ये फॉर्मूला रट लो। बाकी मैंने तो आपको बनाना सिखा दिया ना, एक फॉर्मूले से आप सब कुछ निकाल सकते हो, नहीं तो इसी से फॉर्मूला ड्राइव कर लो। p कितना दे रखा है आपको 1000, टाइम कितना है आपका 60 सेकंड, g कितना है 10, ये 60 है, ठीक है। ये कितना 10, 2 जीरो कट गई तो कितना आ गया 600 आ गया। आप इससे कर लो, ठीक है। ये आप ही के लिए तो किया सब कुछ। चलो आगे देखो। तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 था, ठीक है। ये कह रहा है एक कुत्ते ने एक लड़के को काट लिया। जब वह उसे गली में परेशान कर रहा था, उसके पिता उसे चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने उसे 7 इंजेक्शन लगवाने को कहा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत स्कोरिंग है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है? यह रोग कौन से संक्रामक कारक से होता है? आंसर बताइए। देखिए रेबीज एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो 2 आंसर है, एक रेबीज और रेबीज वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये हटा दो। कौन से संक्रामक से होता है? रेबीज संक्रामक, रेबीज से होता है। फिर नेक्स्ट है कि रोगवाहक किन्हें कहते हैं? जो बीमारी फैलाते हैं। रोगवाहक से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। वेक्टर जीवित जीव हैं जो संक्रामक रोगजनकों को प्रसारित कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में रोगवाहक, ठीक है। इंसानों के बीच या जानवरों से इंसानों में रेबीज, डेंगू, चिकन गुनिया, ठीक है। ये सब क्या है? सब क्या है बच्चों? ये रोगवाहक है, ठीक है। 2 बीमारी पॉलिसी आप ये लिख देना, ये चिकन गिनी नहीं चिकन गुनिया, ठीक है। और फिर कह रहे चिकित्सक द्वारा लड़के को इंजेक्शन लगवाने को कहा गया था, जो कि वैक्सीन है। ये वैक्सीन उस लड़के की जान बचाने में कैसे मदद करेगी? उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बनाएगी ना, उससे बीमारी लड़ने में मदद करेगी, ठीक है। तो देखिए वैक्सीन एक जैविक पदार्थ है जिसे मनुष्यों की रक्षा के लिए बनाया गया है और बैक्टीरिया और वायरस के कारण होने वाले संक्रमण से बचाता है, ठीक है, बचाता है। और ये इसके बाद ये लिख लेना, से बचाता है, ठीक है। और वे विशिष्ट बीमारियों के खिलाफ व्यक्तियों की प्रतिरक्षा बनाने में मदद करता है। ये टीके शरीर को एंटीबॉडी का उत्पादन करने में मदद करेंगे और जो रोगजनक पैदा करने वाली बीमारियों से लड़ते हैं और व्यक्ति के जीवन को बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका ये जो और वाला है ना, ये कि रोगों का निवारण उसके उपचार से बेहतर होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ तो देखो थोड़ा सा लिखा है, आपको थोड़ा सा और ऐड कर लेना। क्योंकि रोग शरीर को प्रभावित करता है, शरीर के अंगों का काम का चिंता का विषय हो सकता है और दवा की ज़रूरत है जो एलर्जी सहित दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका इलाज नहीं किया जा सकता, इसलिए इलाज से बेहतर बचाव है, बस, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है मैंने आपको ये जो साइंस का पेपर करवाया है ये बहुत अच्छे से करवाया होगा। बाकी कुछ कमियां रह जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स करके बताना ताकि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूं। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।